सुन लीजिए, बिहार बिकता नहीं है। बिहार कभी ना बिका है ना बिकेगा। बिहार कभी ना झुका है ना झुकेगा। बिहार लड़ेगा और लड़ करके पूरा हाथ ले करके रहेगा। बिहार के चुनाव में किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जो सभाएं चल रही हैं, क्या वह बिहार के सुलगते सवालों को और चुनावी मुद्दे में तब्दील कर रही हैं? किस लिए आखिर इस तरह की जद्दोजहद में उतरा है भाकपा माले? उनके साथ हमने सफर किया, बिहार के खेत खलिहानों, सभाओं में जानने की कोशिश की कि उनका फोकस किन मुद्दों पर है। बेबाक भाषा की खास पेशकश में देखिए जमीन से उठी आवाजें और उन्हें एड्रेस करते हुए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य न्यूनतम संसाधनों के साथ कैसे जनता के तमाम सवालों को उठाया जा रहा है। पिछली विधानसभा में 12 विधायक थे, इस बार 19 सीटों पर घमासान कर रहा है भाकपा माले और किस तरह से तमाम विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं और बिहार का सपना क्या है भाकपा माले के महासचिव के अनुसार। कॉमरेड, ये बताइए कि 2025 का यह जो चुनाव है, इसमें आपकी जो भूमिका है, भाकपा माले की जो भूमिका है, वो काफी अलग दिखाई दे रही है। कैसे आप देख रहे हैं इसको? अलग क्या, मतलब महागठबंधन जो पिछली बार बना था वो 5 पार्टी का था और वो बेसिकली उस समय एक सीट शेयरिंग का ही अरेंजमेंट था, उससे ज़्यादा कोई बहुत बात नहीं थी। फिर भी उसको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली चुनाव में और उससे बिल्कुल ये दिखा कि बिहार बदलाव चाहता है। और आगे चल के लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन बना और पूरे देश के पैमाने पर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, तो ये दोनों में हम लोग रहे हैं और कुल मिला के हम लोगों की कोशिश रही है कि बिहार में इस बार जो महागठबंधन है वो और एक राजनीतिक आकार ले और बड़ा गठबंधन बने। 2 नई पार्टी भी आई है, तो एक तरह से गठबंधन को बनाने में और इसका जो राजनीतिक एक स्वरूप है उसको और बढ़ाने में, आंदोलन के साथ इसको जोड़ने में, जैसे अभी SIR को लेके पूरे बिहार में जो अचानक हमला हुआ तो इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में, तो हमें लगता है कि यही जो एक आंदोलन और गठबंधन को जोड़ना, गठबंधन को संविधान लोकतंत्र के साथ, ये जो आज के दौर के वैचारिक चुनौती है, फांसीवाद को रोकने वाली, उसको शिकस्त देने वाली, उसके साथ जोड़ना, तो इसमें हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। शायद इसी के बारे में आप कह रहे हैं कि एक ये अलग भूमिका दिख रही है, तो हमें लगता है कि हर गठबंधन में अलग अलग पहलू भी होता है, तो उसके पूरे एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है, जो फिर मान लीजिए बिहार का जो एजेंडा, अभी हम लोगों ने संकल्प पत्र भी जो लिया और इस बार का हमारा जो संकल्प पत्र है आपको दिखेगा कि वो बेसिकली बिहार में जो लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग तबके के, तो उनकी जो मांगे हैं, स्थापित मांगे हैं, तो उन्हीं मांगों का, उन्हीं मुद्दों का एक संकलन जैसा है। तो हमें लगता है इसमें भी लंबे समय से जो माले का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, किसानों का है, महिलाओं का है, तो उसका एक असर दिख रहा है। कॉमरेड दीपांकर, ये बताइए कि बिहार को लेकर आपका क्या सपना है इस समय जब चुनावी मौसम है और आप तमाम जगहों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपका सपना क्या है बिहार को लेकर, चुनाव और चुनाव से इतर भी? देखिए, बिहार तो हम लोगों के लिए इसलिए बहुत हमेशा एक मॉडल रहा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा संकट है, सबसे ज़्यादा शोषण उत्पीड़न है, वहीं सबसे ज़्यादा लोग लड़ लेते हैं उसके खिलाफ। तो इसलिए ये जो संघर्ष है, बहुत सारे लोग सिर्फ शोषण को, गरीबी को, उस चीज़ पर लोगों की नज़र जाती है कि बिहार पिछड़ा है, और हमारी नज़र हमेशा उस पिछड़ेपन के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, उस वंचना के खिलाफ जो लगातार इतनी लंबी लड़ाई बिहार के लोग लड़ रहे हैं, हमारी नज़र उस पर है। आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी, उसके बाद से
तो हमें लगता है कि आज भी बिहार इसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि बिहार का अपना बदलाव, ये राज्य आगे बढ़े। ये जो पूरे आज भी जिस तरीके से सामंती अवशेष तो था, कभी भी ठीक से भूमि सुधार नहीं हुआ, सामंती जकड़न से बिहार नहीं निकल पाया ठीक से। अब ऊपर से एक कॉरपोरेट लूट का भी अड्डा बनते जा रहा है, अदानी आ रहे हैं, तो इसके खिलाफ बिहार आगे बढ़े। और जिस तरह से बिहार ने हमेशा एक तरीके से 1857 की लड़ाई कहे, पूरे आज़ादी की लड़ाई कहे, तो बिहार एक पूरे देश को दिशा देने वाला राज्य रहा है। आपको कई मामलों में इस महागठबंधन को इंटैक्ट रखने, एक तरह से जो घोषणा पत्र आया उसमें कई एजेंडे इंक्लूड कराने और एक तरह से किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। कई खबरें, कई तरह से लोग आपको देखते हैं कि भाई ये गठबंधन बना हुआ है, उसकी पीछे वजह भाकपा माले और दीपांकर हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता नहीं है कि इस तरह से देखा भी जा रहा है या ऐसा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बात बेसिकली है कि बिहार को एक चुनौती मिली हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक सीधी चुनौती बीजेपी ने सरकार ने बिहार को दे दी कि भाई हम यहाँ महाराष्ट्र दोहराना चाहते हैं। और बिल्कुल ये सरकार जो 20 साल से है, कोई जवाब नहीं देती, कोई हिसाब नहीं देती, और उनको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिहार हमारा जागीर बन गया है। तो बिहार को अपना जागीर समझने वाले ये जो पूरे सत्ता में लोग बैठे हैं, तो उस अहंकार के खिलाफ, उस पूरे जागीरदारी की मानसिकता और राजनीति के खिलाफ एक बड़ा व्यापक बिहार में लोगों में गुस्सा भी है। तो हम लोगों का काम इतना ही है कि उस गुस्से को हम एक तरीके से एक स्वर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक दिशा में जो अलग अलग लड़ाइयाँ हैं उसको एक जगह पर लाने की कोशिश कर रही है। तो इसी को हमें लगता है ये तो बिहार की ज़रूरत है आज के डेट में। फिर उठा करके सब रिसाइकिल कर रहे हैं। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, बदलो सरकार, बदलो बिहार, बदलो सरकार, बदलो बिहार। बिहार में हमने कहा आपको कैसे मालूम? बिहार में तो अभी वोट हुआ नहीं, लोगों ने तो वोट डाला नहीं। कह रहे नहीं, तय हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पेंशन 1100 रुपये हो गए, कुछ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ गए, और क्या चाहिए बिहार को? मैंने कहा सुन लीजिए, बिहार बिकता नहीं है, बिहार कभी ना बिका है ना बिकेगा, बिहार कभी ना झुका है ना झुकेगा, बिहार लड़ेगा, लड़ करके पूरा हक ले करके रहेगा। और इसीलिए जो लोग आज बिहार को समझ रहे हैं कि भाई 125 यूनिट बिजली दे करके कुछ नौजवानों को जले पे नमक छिड़कने के लिए कह रहे कि 1000 रुपये का आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और करना क्या है कि जियो का डेटा डाउनलोड कर लो, डेटा सस्ता है, और मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ, रील कमाओ, रील बना करके कमाओ और मस्त रहो। हम लोगों ने जब कहा कि नहीं, ये मजाक मत करो, ये रोजगार का सवाल है, कभी पकौड़ा तोड़ना, कभी रील बनाना, ये मजाक मत करो, लोगों को सुरक्षित रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार के साथ सम्मानजनक जीने लायक वेतन चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हर घर नौकरी। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया, इनको कहते हैं कि घर घर मोदी, घर घर मोदी। हमने कहा घर घर मोदी से क्या हुआ? घर घर तो गरीबी फैल गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पूरे बिहार में पूरे लोग कर्ज के बोझ तले करा रहे इस समय। तो घर घर मोदी नहीं, घर घर नौकरी। इस बार बहुत लेकिन ये लोग करेंगे, वोट डालने में भी दिक्कत करना कोशिश करेंगे ताकि आप वोट ना डाल सके। बड़े मुश्किल से हमने वोट बचाया, वो वोटर लिस्ट से ही नाम काट देना चाहते थे। कितने हमारे नौजवान जो छठ में घर आए थे, ये सोच करके आए थे, पूरे ट्रेन में इतनी भीड़ है, कह रहे 12,000 ट्रेन चलाएंगे, कहाँ ट्रेन चली? लेकिन किसी तरह लोग आए कि छठ में भी आएंगे, छठ भी मना लेंगे और वोट भी डाल देंगे। लेकिन जब आए पता चला कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इस बार आप 20 सीटों पर हैं, पिछली बार 19 सीटों पर थे, 19 में से 12 निकली थी। इस बार सबसे चैलेंजिंग सीट आपके लिए कौन सी है? हर सीट चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस तरीके के हालात में चुनाव हो रहे हैं,
जहाँ लोगों के लिए वोट डालना ही एक तरीके से एक चुनौती है, तो वहाँ तो पार्टी के लिए चैलेंजिंग है। लेकिन हर सीट में ही हम देख रहे हैं कि संभावना भी बहुत है, क्योंकि इस बार बिहार बदलाव के लिए करवट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि पटना शहर में, जहाँ आमतौर पे हम लोग मान के चलते हैं कि भाजपा का गढ़ है, जिस तरीके के बदलाव की हवा दिख रही है वो पिछले चुनाव में बिल्कुल ऐसा नहीं था। और दूसरी तरफ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश जी तकरीबन रेस से बाहर हैं, चेहरे के तौर पर भी वो साथ नहीं चल रहे हैं। मोदी जी यहीं पटना आए तब भी नीतीश जी साथ में नहीं थे, आरा में हुई सभा वहाँ भी नीतीश नहीं थे। तो अब क्या ये माना जाए आपके हिसाब से कि फाइट बीजेपी और महागठबंधन के बीच सीधी है, नीतीश जी आउट हैं? ये आज की बात नहीं है, पिछले काफ़ी समय से जो बिहार में सरकार है, कहने के लिए एनडीए की सरकार है, लेकिन वो भाजपा की सरकार है। नीतीश जी की पार्टी भी जो है वो भाजपा के पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता कब्जा करने की उसकी कोशिश है बिहार में, एक तरफ जिसको मैं कहता हूँ कि बुलडोज़र बनाम बिहार, बुलडोज़र बनाम बदलाव, यही है चुनाव बिल्कुल। और इसी हिसाब से ही हमें लगता है कि लोग वोट भी डालेंगे। तरारी विधानसभा में जिस तरह से कुछ बूथ सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए और उसके बाद से आशंका चुनाव प्रक्रिया को लेकर और ज़्यादा तीखी हो गई है, इसका क्या सीपीआईएमएल ने कुछ प्रतिवाद किया और कैसे आप देखते हैं? सेंसिटिव होने से ये भी तो हो सकता है कि सुरक्षा ज़्यादा मिल जाए। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ हमारे उम्मीदवार जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार। और चुनाव में तो वोट मांगना है तो हर उम्मीदवार का हक बनता है, तो अपना वोट मांग रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दबंग लोग, उनको लगा कि भाई ये एक चंद्रवंशी उम्मीदवार की इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई, माले के लाल झंडे के लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई कि हमारे गांव में वोट मांगने चले आए। तो ये तो अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा था वहाँ चुनाव अधिकारियों से, जिला प्रशासन से, कि इन बूथों को चिन्हित किया जाए जहाँ इतना तनाव है, चुनाव से पहले ही इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वहाँ पता नहीं चुनाव में क्या होगा। लेकिन जितने ऐसे बूथ हैं जहाँ पिछले 2020 में 24 में माले को अच्छे वोट मिले, ज़्यादा वोट मिले, जहाँ गरीबों की बड़ी आबादी है, उन तमाम बूथों को सेंसिटिव कह दिया गया। तो ये तो एक पैटर्न दिखता है। मुझे लगता है कि शायद तरारी की मामला नहीं हो, बिहार के अन्य इलाकों में भी होगा, तो लोग इसको लेकर सजग हैं। हमने प्रतिवाद तो किया है। सेंसिटिव करने से क्या दिक्कत है आपको? सेंसिटिव करने से तो वहाँ बेसिकली लोगों को डराया जाता है ताकि वहाँ लोग वोट ना डाल सके। वहाँ इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होंगी, पोलिंग रेट बहुत स्लो हो जाएगा और आम लोगों को अपने वोट फ्रीली वोट डालने से कहीं रोका जाए। तो आशंका इसी बात की है और पिछले तमाम चुनाव में थोड़ा बहुत ऐसा होता रहा, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद बड़े पैमाने पर लोगों को रोकने की, एसआईआर से जो लोग बच निकले हैं, एसआईआर से तो बहुत सारे लोगों के नाम काट गए। आपने इन चुनाव में अभी जो प्रचार चला है उसमें खूब जनसभाएं, छोटी बड़ी रैलियां एड्रेस की हैं, एक दिन में 8, 7, 5। इससे आपको क्या जनता की पल्स समझने को मिलता है या क्या आपको सबसे बड़ा गेन होता है इन इतने बड़े पैमाने पर सभाएं करके? नहीं, छोटी मीटिंग में मुझे लगता है कि ज़्यादा, क्योंकि उसमें लोग सुनते हैं, हम लोग भी बात जो रखते हैं, एक लोगों का रिस्पांस दिखता है। बड़ी मीटिंग में एक तरीके से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, एक ऑलरेडी मूड बना रहता है, तो उससे एक माहौल ज़रूर बनता है। लेकिन छोटी मीटिंगों में मेरे ख्याल से लोग बातों को समझते हैं, सुनते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, वो ज़्यादा एक तरीके से कन्वर्सेशन, एक तरीके से बड़ा मास कन्वर्सेशन हो जाता है। आखिरी सवाल, पिछली बार स्ट्राइक रेट एमएल का सबसे अच्छा था, इस बार आपको क्या उम्मीद है? 20 में से कितना? और महागठबंधन की तमाम सर्वेस के बीच आपको जो फीडबैक है उसमें कितनी संभावना दिख रही है आपको? ना, इस बार हमें लगता है स्ट्राइक रेट से ज़्यादा आस्किंग रेट। इस बार तो हमें पूरा बहुमत चाहिए बिहार में। पिछली बार हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था, फिर भी सरकार नहीं बन पाई। तो इस बार अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करनी हो तो मुझे लगता है कि आस्किंग रेट काफ़ी हाई है, क्योंकि 150 से नीचे सरकार नहीं चल पाएगी।
तो 150 का मतलब है कि सभी गठबंधन के घटक दल को बहुत बेहतर परफॉर्म करना होगा। और जहाँ तक माले की बात है तो पिछले चुनाव में 12 जीत पाए थे, 2 सीट बहुत नैरो मार्जिन से हम लोग हारे। तो कहिए तो 14-15 सीट बिल्कुल जीत के दायरे में थी। इस बार उम्मीद करते हैं, इस समय तो मुझे लग रहा है कि एक भी सीट ऐसा नहीं है कि जहां हम तय मान लें कि इस सीट को हम जीत नहीं सकते। लेकिन चुनाव है, किसी भी सीट में हम जीत को भी तय मान करके नहीं चल रहा है। अभी पूरे 20 सीट हमारे सामने ओपन है और जितना लड़ाई जारी है। लड़ाई जारी है, जनता का आशीर्वाद है, जितना जनता साथ दे दे उतनी ही हम लोग जीतेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार बिहार से अगर इसको हम रोक लेंगे, इन बुलडोजरों को रोक लेंगे, इस बुलडोजर राज को बिहार में रोक देने का मतलब मोदी जी को भी नोटिस चला जाएगा कि इस बार तो आपको 240 गिरा है, अगले बार तो आपको हम 140 से भी नीचे ला देंगे। ये सच को सच बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा, तो दुनिया में अमन के लिए साथ मिल जाएगा।